हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए पब्लिक फाइनेंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इसको मैंने पहले भी वीडियोस डाली हुई हैं, इसकी अलग से प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। आज की वीडियो में भी वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें कि बजट व्यवस्था के प्रमुख कार्य हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ द बजट सिस्टम आर एक्ट ऑफ एलोकेशन, स्टेबलाइजेशन, फॉर बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो बजट व्यवस्था क्या है या क्या उसके इम्पोर्टेंट कार्य होते हैं। तो बजट जो होता है, जब बात कर रहे होते हैं लोक वित्त की, तो वहां पर बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो अगर हम बात करें निजी वित्त की, तो वहां पर भी बजट उतना ही इम्पोर्टेंट होता है कि एक परिवार को चलाने के लिए भी कितनी आय है, कितना हमें व्यय करना है, कितनी हमारे पास से बचत होनी चाहिए, कितनी हमें सेविंग्स रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं लोक वित्त की, पब्लिक फाइनेंस की, तो वहां पर बजट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक पब्लिक फाइनेंस में क्या रहेगा, गवर्नमेंट को बहुत से एक्सपेंसेस करने होते हैं। तो वहां पर उसको एक्सपेंसेस करने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि किस मद पर कितना एक्सपेंस करना है और उससे रिलेटेड कहाँ से इनकम आएगी, आय कहाँ से आएगी। तो बजट बहुत ही बनाना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बजट के अगर कार्य के फंक्शंस की बात करें कि बजट क्या फंक्शन है या क्या कार्य करता है, तो आवंटन का कार्य, किस मद पर कितना व्यय होना चाहिए, और जितना भी अगर वो विभाग व्यय के लिए कह रहा है कि जैसे रेलवे विभाग हो जाता है अलग है, या यातायात विभाग है, अलग अलग विभाग है, वो अपने अलग से बजट बता रहे हैं कि कितना कितना हमको चाहिए है या इतना हमारे लिए है, आगे आने वाले समय में इतनी आवश्यकता हमको धनराशि की पड़ेगी, तो उतना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये सारी चीजें हमको बजट से ही। तो वहां पर आवंटन का कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और स्थिरीकरण करना, यानी कि ये देखना कि जो काम हम कर रहे हैं या जो आगे कार्य इसके अनुसार किया जाएगा, उसमें एक स्थिरता हो, यानी कि स्टेबिलिटी हो। अगर बार बार हम उसमें चेंजेस करते रहेंगे तो कार्य करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि जब सरकार व्यय कर रही होती है, सरकारी व्यय होते हैं, सार्वजनिक व्यय होते हैं, तो वो काफी बड़े पैमाने पे होते हैं, तो उसमें एक स्टेबिलिटी होना आवश्यक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बजट व्यवस्था के प्रमुख कार्य। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक वस्तु के संबंध में रिगार्डिंग सोशल ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन अप्लाइज, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन डजंट अप्लाई, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इज एप्लीकेबल अप टू अ लिमिट, ऑल द अबव थ्री स्टेटमेंट आर फॉल्स। यहाँ वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सामाजिक वस्तुएं होती हैं उनके संबंध में जो अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है, लागू नहीं होगा, एक सीमा तक लागू होता है, या फिर ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, सोशल ऑब्जेक्ट की, सामाजिक वस्तुओं की। तो पहले ये समझ लेते हैं, या फिर इसे हम पब्लिक गुड्स भी कह सकते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि पब्लिक गुड्स होता क्या है। तो जो आपके सामाजिक वस्तुएं होती हैं या फिर जो पब्लिक गुड्स या फिर पब्लिक सोशल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो क्या रहते हैं कि जिसका लाभ जो होता है वो सभी को समान रूप से मिलता है। यानी कि वो जो भोग में गैर प्रतियोगी है, जिसमें किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट है अगर किसी नदी पर पुल बनवा रही है, ब्रिज बनवा रही है, तो उसका लाभ सबको समान रूप से मिल रहा है, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा, और ना ही उसमें किसी प्रकार का कोई कंपटीशन है। तो वो हो जाती है आपकी सामाजिक वस्तुएं या फिर पब्लिक गुड्स कहलाती है। तो ये गैर प्रतियोगी होती हैं और ये उपभोक्ताओं को अलग नहीं करती। जैसे कि नॉर्मली अगर मार्केट में कोई चीज आप परचेस करने जाते हैं, तो वहां पर जिसके पास पैसे होते हैं उस चीज से रिलेटेड जितने की भी वो आपने खरीद ली, जिसके पास अगर नहीं है तो वो नहीं खरीद पाएगा। तो वो हो जाता है आपका कि वो निजी वस्तुएं होती हैं। लेकिन अगर आप किसी पुल पे आपको जाना है या रोड पे चलना है, तो वहां पर किसी के लिए अलग से अलग अमाउंट नहीं है, हर व्यक्ति उसकी सुविधा का लाभ उठा सकता है। वो हो जाती है आपकी जो सामाजिक वस्तुएं हैं या फिर पब्लिक गुड्स हैं। तो यहाँ पर जो अपवर्जन का सिद्धांत है वो सामाजिक वस्तुओं पर लागू नहीं होता। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वस्तु पर अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है वह होती है। द गुड्स टू विच द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन अप्लाइज आर प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने ये समझा कि जो आपके पब्लिक गुड्स होते हैं उस पर ये नियम जो होगा वो लागू नहीं होता, लेकिन जो निजी वस्तुएं होती हैं उस पर ये नियम लागू होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब किसी वस्तु के लिए ए तथा बी समान कीमत अदा करते हैं तब वस्तु होती है। When A and B pay the same price for an article, the article is private goods, public goods, private and public goods, none of the above। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई वस्तु है, कोई प्रोडक्ट है, उसके लिए जो ए है और जो बी दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक ए है दूसरा बी है, वो दोनों ही सेम प्राइस को पे कर रहे हैं, तो वो वस्तु किस तरह की होगी, पब्लिक गुड्स होगी या फिर प्राइवेट गुड्स होगी। तो जो प्राइवेट गुड्स होती हैं, पब्लिक गुड्स तो हमने समझ लिया है। प्राइवेट गुड्स जो होती हैं उसमें क्या रहता है कि ये कम्पिटिटिव नेचर की होती हैं, प्रयोग में प्रतियोगी होती हैं। इसमें क्या रहता है कि जो उचित मूल्य का भुगतान करता है उसको ये वस्तुएं मिल जाती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जो बाजार तंत्र होता है, जो मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, वो इफेक्ट डालता है इन चीजों पर। और इनका क्या होता है, एक मार्केट प्राइस निर्धारित होता है और जो व्यक्ति उस प्राइस को पे कर सकता है वो उन वस्तुओं को खरीद सकता है। तो क्या होगा, जो निजी वस्तुएं होती है, प्राइवेट गुड्स होती हैं, वो गुड्स में रहेगा कि दो व्यक्ति एक समान कीमत को अदा करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वस्तु उपभोक्ताओं के अधिमान में हस्तक्षेप पर आधारित होती है वह है The goods which is based on the interference in the preference of the consumers is normal goods, merit items, non-merit items, private goods। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि इस तरह के गुड्स जो कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके प्रेफरेंसेस में कि वो चाहें तो अपना मतलब अपना अधिकार दिखाकर उन वस्तुओं को पहले प्राप्त कर सकते हैं या हस्तक्षेप कर सकते हैं उसमें, तो किस तरह की वस्तुएं होती हैं, वो हो जाती हैं मेरिट वस्तुएं। तो का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मेरिट वस्तुएं होती क्या है, आइए एक बार ये देख लेते हैं कि मेरिट वस्तुएं, ऐसे हिंदी में गुण वस्तुएं भी कहा जाता है, तो जो समाज की कार्यकुशलता पर, क्षमता पर, या फिर जो हेल्थ है या एजुकेशन है, इस पर इफेक्ट डालती हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं समाज की जो आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, उसकी पूर्ति करती हैं, वो वस्तुएं हो जाती हैं मेरिट गुड्स। तो यहाँ पर आज के टाइम में अगर देखा जाए तो काफी इसमें ये रहता है कि कोई व्यक्ति चाहे तो अपना पोहा दिखाकर अच्छे से अच्छी जगह पर शिक्षा ले सकता है, एजुकेशन ले सकता है, बड़े इंस्टीट्यूशंस में ले सकता है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में जाकर के ले सकता है, जो सुविधाएं हैं वहाँ पर की चिकित्सा, मेडिकल एड है, मेडिकल हेल्थ है, तो वहाँ पर डिपेंड हो जाता है कि क्या उसकी कितनी भुगतान करने की क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग तो वो मेरिट गुड्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब ये प्रश्न आता है कि इनकी जो पूर्ति होती है, सप्लाई होती है, किस बेस पर करनी चाहिए। तो अगर इसको निजी व्यवस्था पर या पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर पर डाल दिया जाता है तो वहाँ पर ये रहेगा कि हर चीज इतनी ज्यादा महंगी हो जाएगी कि अफोर्डेबल नहीं रहेगी किसी के लिए भी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ की जो मेडिकल आपकी सुविधाएं हैं उनकी बात करें। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो भी इसमें उतना ही उसका भी हिस्सा रहता है, साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी रहता है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी देखे होंगे जहाँ जहाँ बहुत कम पेमेंट करके आप अपना इलाज करवा सकते हैं, या जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं तो वहाँ पे ये रहता है कि इसमें गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप रहता है, और साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर में चल रहा है उसमें भी गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक सब्सिडी दे करके अपना नियंत्रण रख सकती है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। चेयरमैन ऑफ द 11th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वाज केसी पंत, AM खुसरो, यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह। तो आपको बताना है कि जो 11th फाइनेंस कमीशन था, वित्त आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष थे AM खुसरो। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा संकुचन के समय सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन should decrease, should be increased slightly, should be increased more, none of these। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि मुद्रा संकुचन की स्थिति होती है, उसमें जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं, सार्वजनिक व्यय होते हैं, वो बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए, या किस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए। तो पहले ये समझ लेते हैं कि डिफ्लेशन होता क्या है, मुद्रा संकुचन होता क्या है। आपने मुद्रास्फीति पढ़ा होगा जिसे इन्फ्लेशन बोलते हैं, उसकी जस्ट अपोजिट सिचुएशन हो जाती है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या रहता है, जो मुद्रा स्फीति होती है उसमें क्या रहता है कि बहुत ज्यादा मुद्रा मार्केट में फैल जाती है, बहुत ज्यादा मनी मार्केट में फैल जाती है, जिसकी वजह से जो मुद्रा होती है, जो मनी होती है, उसकी परचेजिंग पावर, उसकी क्रय शक्ति घट जाती है, कम हो जाती है, यानी कि वस्तुएं बहुत महंगी हो जाती हैं और हम बहुत ज्यादा अमाउंट में मनी ले जाते हैं बहुत थोड़ी सी वस्तुओं को खरीदने के लिए। और जो डिफ्लेशन होता है, मुद्रा संकुचन होता है, उसमें क्या रहता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति बहुत बढ़ जाती है। संकुचन से क्लियर है कि सिमट जाना, छोटी मात्रा में आ जाना, उसमें क्या रहता है कि मार्केट से मुद्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। जब कम हो जाती है कोई भी चीज तो वहां पर उसकी वैल्यू क्या रहती है, सिंपल सा फंडा है, बढ़ जाएगी उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर जो मुद्रा होती है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है।
तो आप समझ लेते हैं कि इस स्थिति जो सार्वजनिक व्यय होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है या किस तरह से हमें करना चाहिए। तो वहां पर हमें जो मुद्रा संकुचन होती है वहां पर हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जब हम सार्वजनिक व्यय को बढ़ाएंगे तो सार्वजनिक व्यय बढ़ाने से मुद्रा जो होगी लोगों के हाथों में वापस जाती है। सरकार करों के माध्यम से लोगों के हाथों से मुद्रा को कलेक्ट करती है। एक तरह से ये पूरा एक साइकिल सा चलता है कि लोगों को करों के माध्यम से जो भी अतिरिक्त बचतें होती हैं उसको गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्ट करती है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार जो पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है उसके माध्यम से लोगों के हाथों में वापस लौटाती है धीरे धीरे। तो वही हो जाता है आपका कि जब भी मुद्रा संकुचन की स्थिति आएगी तो वहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, जो अपने सार्वजनिक व्यय होते हैं उसको बढ़ा देती है, जिससे कि मार्केट में मुद्रा धीरे धीरे बढ़ जाए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक ऋण होते हैं पब्लिक डेब्ट इज मैंडेटरी इलेक्टिव बोथ ए एंड बी नाइदर ऑफ द टू। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सार्वजनिक ऋण होते हैं पब्लिक डेब्ट लिए जाते हैं, क्योंकि जो बजट बनाया जाता है जैसे कि हमको पता है कि हमारे भारत का बजट जो होता है वो घाटे का रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यय ज्यादा होते हैं और हमारी इनकम जो आती है वो कम आती है, इसलिए घाटे का बजट बनता है। तो इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट भी लेती है, सार्वजनिक ऋण भी लेती है। तो वो किस तरह के होते हैं, गवर्नमेंट के लिए अनिवार्य होता है लेना या ऐच्छिक होता है या फिर दोनों रहता है। तो यहाँ पर जो ऋण होते हैं वो लेना गवर्नमेंट के लिए पूरी तरह से ऐच्छिक होता है। अगर वो चाहे तो ले सकती है, चाहे तो न ले। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविस्फीति में किस प्रकार के बजट बनाने का सुझाव दिया जाता है। What type of budget is suggested to be made in deflation? Additional budget, balanced budget, deficit budget, none of these। कि अगर जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था है, वहां पर अविस्फीति की डिफ्लेशन की स्थिति है, तो उस सिचुएशन में किस तरह का बजट बनाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि 3 तरह का मेनली बजट बनता है। जो आपका अतिरिक्त बजट होता है वहां पर क्या रहता है कि बचतें होती हैं, यानी इनकम ज्यादा होती है हमारी, एक्सपेंडिचर कम होते हैं, तो वहां पर हमारा एडिशनल बजट आता है। संतुलन में रहता है कि जितना एक्सपेंस हमने किया उतना ही हमारी इनकम भी थी। और जो घाटे का होता है तो इनकम हमारी कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, इसलिए हमें घाटे का बजट है। उस घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से उपाय अपनाती है। तो यहाँ पर जब डिफ्लेशन की अवस्था होगी तो हमें किस तरह का बजट बनाना चाहिए, तो वहां पर हमें घाटे का डेफिसिट बजट बनाना चाहिए। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री ने राजस्व क्रियाओं का समर्थन किया है। विच इकोनॉमिस्ट सपोर्टेड रेवेन्यू ऑपरेशंस? एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेएम कीन्स, ऑल ऑफ द। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से ऐसा इकोनॉमिस्ट रहे हैं जो मानते थे कि रेवेन्यू ऑपरेशंस का समर्थन करते थे या उसका साथ देते थे। तो वो हो जाएंगे जो एडम स्मिथ हैं, उन्होंने माना है। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व के क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है। हु इज नॉट इंक्लूडेड इन द फील्ड ऑफ रेवेन्यू? पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब हम लोक वित्त की बात कर रहे होते हैं, राजस्व की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें हम क्या शामिल नहीं करते हैं, सार्वजनिक व्यय को, राजकोषीय नीति को, वित्तीय प्रशासन को या फिर मौद्रिक नीति को। तो यहाँ पर जब भी बात की जा रही होती है रेवेन्यू की, यानी कि बात की जा रही होती है कि रेवेन्यू में क्या चीजें शामिल होंगी, उसका क्षेत्र में क्या क्या चीजों को रखा जाएगा, तो वहां पर सार्वजनिक व्यय को भी शामिल किया जाता है, जो राजकोषीय नीति होती है उसको भी शामिल किया जाता है और वित्तीय प्रशासन को भी शामिल किया जाता है। क्या शामिल नहीं किया जाता? जो मौद्रिक नीति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसको शामिल नहीं किया जाता है। मौद्रिक नीति जो होती है वो मुख्यतः जो केंद्रीय बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, उससे रिलेटेड होती है, क्योंकि जो आपकी राजकोषीय नीति होती है गवर्नमेंट बनाती है और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, जो सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ पर राजस्व में उसको शामिल हम नहीं करते। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। तो क्या क्या चीजें इसमें शामिल की जाती है, तो मेन 6 तरह से इसको वर्गीकृत किया जाता है। देख लेते हैं एक बार। एक पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं, लोक या सार्वजनिक व्यय है, लोक आगम या सार्वजनिक आय है यानी कि पब्लिक रेवेन्यू, लोक ऋण होता है पब्लिक डेब्ट, वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, आर्थिक स्थायित्व या फिर राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी, और संघीय वित्त यानी कि फेडरल फाइनेंस। तो इन 6 तरह से इसको वर्गीकृत किया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि राजस्व में इन 6 चीजों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व का आधुनिक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। द मॉडर्न व्यू ऑफ रेवेन्यू इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग।
नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, मैक्सिमम सोशल बेनिफिट, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आज के टाइम का जो आधुनिक यानी कि मॉडर्न अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू होता है वो किसके पर बेस्ड होता है या उसमें क्या चीजें शामिल की जाती हैं। हस्तक्षेप नीति, अधिकतम सामाजिक लाभ, दोनों को ही या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इन दोनों को ही इसमें शामिल किया जाता है। यहाँ पर जो राजस्व का आधुनिक दृष्टिकोण है वहां पर मैक्सिमम सोशल बेनिफिट यानी कि अधिकतम सामाजिक लाभ को शामिल किया जाता है कि गवर्नमेंट को इस तरह से साधित व्यय करने चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक सामाजिक लाभ हो सके। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधित व्यय का मुख्य उद्देश्य देश के उत्पादन साधनों को इस प्रकार लगाने से होता है जिससे अधिकतम आर्थिक कल्याण प्राप्त किया जा सके। तो वहां पर the main objective of public expenditure is to employ the means of production of the country in such a way that maximum economic welfare can be achieved. This statement is Marshall J.K. Mehta, Dalton। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बताना है कि एक डिफिनेशन दे रखी है, एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ये स्टेटमेंट किसका है, मार्शल का है, केन्स का है, जेके मेहता का या फिर डाल्टन का है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका हो जाएगा, ये स्टेटमेंट दिया था डाल्टन ने। जो साधित व्यय थे या फिर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है या मुख्य रूप से उनका ऑब्जेक्टिव जो होता है कि देश के जो भी उत्पादन साधन हैं उनको इस प्रकार से यूज किया जाए जिससे कि अधिकतम आर्थिक कल्याण को प्राप्त किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर किया जा सके। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य सेवाओं पर व्यय होता है एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सर्विसेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान, प्लान एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सामान्य सेवाओं पर एक जनरल जो सर्विसेज होती हैं उन पर जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है वो किस नेचर का होता है। तो यहाँ पर वो किस नेचर का होता है, वो आगम व्यय होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के कल्याण के लिए किया गया व्यय कहलाता है द एक्सपेंडिचर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल इज कॉल्ड सोशल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। जहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे सोशल में या पब्लिक में कि यह सोशल एक्सपेंडिचर माना जाएगा या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो यहाँ पर वो किस तरह का व्यय होता है जो सभी के कल्याण के लिए होगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, वो हो जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।